जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप लोगों को एक्सरसाइज 1.1 का आप लोगों को जो पहले ही बता चुके हैं, 1.2 का आज हम बता रहे हैं प्रश्न। 1.2 में सबसे पहले एक्सरसाइज 1.2 में प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। प्रश्न हमारा क्या है कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो सर्वप्रथम आप जानेंगे कि अभाज्य संख्या होती क्या है। अभाज्य संख्या की डिफिनीशन, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या इसके पहले भी हम बता चुके हैं आप लोगों को कि वह संख्या जो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य संख्या वह संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त, वह संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त या अलावा, अतिरिक्त अर्थात अलावा, एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित न हो। एक व स्वयं के जो संख्या आपकी दी रहेगी वो संख्या, और एक उसके अलावा अन्य किसी संख्याओं से जो संख्या विभाजित न होती है वही हमारा क्या कहलाता है, अभाज्य संख्या। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी क्या होती है, 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ... ठीक, आपके अनंत तक 2 से स्टार्ट होता है। अभाज्य संख्या हमारी कहाँ से प्रारंभ होती है, 2 से, क्योंकि 2 को आप देखेंगे तो वह 1 से और 2 से, 2 इसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रहा है। या 11 को ही देख लीजिए, वो भी 1 और स्वयं से, किसी अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या हो गई हमारी, इसके कम से कम 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या हो गया। अब आप जो है इसका प्रश्न जो है उसको देखिए। इसके प्रश्न को बारी बारी से बताया जाएगा। जैसे में देखिए क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 140, पहले का पहला है 140। 140 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अभाज्य गुणनखंड के रूप में आप सर्वप्रथम लिखेंगे 140। ठीक, देखिए अभाज्य संख्याएं आप लोगों को हम बताएं अभी 2, 3, 5, 7, 9। 9 नहीं होता है, क्योंकि 9 1 से भी विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है और 9 से विभाजित होता है। और हम आप लोगों को बताएं कि एक व स्वयं से विभाजित होना चाहिए। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23। ठीक है, इन्हीं संख्याओं से ये जो संख्या हमारी 140 दी जाती है उसमें भाग दिया जाता है। तो सर्वप्रथम हम भाग देते हैं 2 से। सर्वप्रथम भाग देंगे 2 से। 2 से विभाजित होने का नियम भी आप लोगों को बता देते हैं। 2 से विभाजित होने का नियम, जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 अंक आते हैं, किसी भी, वह कितना हो, बड़ी से बड़ी संख्या हो जाए, यदि उसके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। तो 2 से, इसमें देखिए इसके अंत में 0 है तो 2 सत्ते 14, फिर 0, इसके अंत में भी 0 है, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10। अब देखिए इसके अंत में 5 आ गया, अर्थात वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। अब 2 के बाद आते हैं किस पे, 3 से। 3 से देखते हैं इसमें भाग जाती है। तो 3 का रूल होता है कि दी गई संख्याओं का योग, दी गई संख्याओं का योग यदि 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो अगर हम 3 और 5 को जोड़ देते हैं तो 8 हो जाता है। 3 और 5 को जोड़ने पे हमारा आता है 8। 8 हमारा 3 से विभाजित नहीं होता है, अतः 3 को छोड़ के अब आ जाएं किस पे, 5 पे।
5 पे देखेंगे 5 से भाग जा रही है, तो 5 से विभाजित होने का नियम होता है कि जिसके अंत में 0 और 5 हो। तो 35 के अंत में 5 है तो हम 5 से भाग देंगे, 5 सत्ते 35 और 7 खुद हमारी एक अभाज्य संख्या है 7, अर्थात 140 का आपका हो जाएगा क्या, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। यही हमारी क्या है, इसकी अभाज्य गुणनखंड है। 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। इसको आप अगर दूसरे रूप में लिखना चाहें तो 2 के घात 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो 2 के घात 2 गुणते 5 और गुणते 7, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 140 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या दिया हुआ है, पहले का दूसरा 156। 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो वही प्रक्रिया 156 लिख लेंगे। सर्वप्रथम हम डिवाइड करेंगे 2 से, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 तिहाई 6, 2 नवा 18। अब देखिए यहाँ पे आया है लास्ट में 3 और 9, तो हम 2 के बाद 3 से भाग देते हैं। तो यदि हम 9 और 3 को जोड़ देते हैं तो 9 3 12, 3 से अगर यदि 12 में भाग दिया जाता है तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अतः ये भी 3 एकम 3, 3 त्रिके 9 और 13 खुद हमारी एक अभाज्य संख्या है। अर्थात 156 का अभाज्य गुणनखंड आपका हो गया 2 गुणते 2 गुणते 3 और गुणते 13। इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुणते 3 और गुणते 13। ये हो गया दूसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लीजिए। इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा है, तीन 3825 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो वही प्रक्रिया 3825 का आप निकालेंगे ऐसे 3825। सर्वप्रथम देखेंगे इसके अंत में 0 2 4 6 8 है नहीं, अर्थात 2 से विभाजित नहीं होगा। तीसरे के नियम 3 से 3 जो संख्या आपकी 3 है, 3 से भाग देने के लिए देखेंगे, इसको जोड़ेंगे 5 2 7 8 15 3 18। इन संख्याओं को जोड़ेंगे तो 3 8 11 2 13 3 8 11 2 13 5 18। 18 में 3 से भाग देंगे तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अतः आप 3 से इसको विभाजित करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 दूना 6, 2 बचा 22, 3 सत्ते 21, 1 बचा 3 पचे 15। इसको भी देखेंगे 7 5 12 2 13, 7 5 12 2 14 1 15, अर्थात 15 हमारा 3 से विभाजित हो जाता है। तो 3 चौके 12, 3 दूना 6 और 3 पचे 15। अभी इसको देखेंगे तो ये हमारा 425 हो गया। जो हमारा 425 है इसमें हम 3 से भाग देंगे तो जाएगा 4 2 6 5 11, अर्थात 3 के टेबल में या 3 से 11 में पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, अर्थात 3 से नहीं जाएगा। अब 5 से देख लेते हैं, 5 बटे 40 और 5 बचे 25। फिर 5 से देंगे तो 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 सत्ते 35, 17 हमारी खुद एक अभाज्य संख्या है। अर्थात 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा क्या, 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5 और गुणते 17। अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणते 5 की घात 2 इंटू 17। यही हमारा आंसर। ठीक है, 3825 हो गया, 156 हो गया। और अगला प्रश्न है इसका 5005 का। 5005 का देखिए क्या होता है, तो 5005 का आप नीचे निकाल लीजिए। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड होगा क्या आपका, सर्वप्रथम देखिए न ये 2 से जाएगा न 3 से जाएगा, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 8 है नहीं, अर्थात 2 से विभाजित नहीं होगा। 5 और 5 को जोड़ने पे 10 आ जा रहा है, तो 3 के टेबल में जो है 10 नहीं आता है,
तो 5 से देंगे, 5 एकम 5, 0 0, 5 एकम 5। अब ये आपकी संख्या आ गई कितनी, 1001। 1001 को देखेंगे किस संख्या से विभाजित हो रहा है। देखिए जो 5005 का आपका है 1001। अब 1001 आपका जाएगा किससे, ठीक है। अब देखिए इसमें हम भाग देंगे, किससे जाएगा, 7 का। जैसे देखिए आपको हम बताएं संख्या कौन कौन सी, 2 3 2 3 5, 2 2 3 5 और 7 11। तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जा रहा है, 5 से नहीं जा रहा है। अब देखते हैं 7 से। तो 7 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, 7 से विभाजित होने का नियम देखिए, ये हमारी संख्या कितनी है, 1001। 7 से विभाजित होने का नियम होता है कि इकाई अंक को छोड़कर, इकाई अंक को छोड़कर इकाई अंक के दूना, इकाई अंक का दूना अर्थात 1 को हम छोड़ देंगे तो 1 का दुगुना कितना हो जाएगा, 2। 100 में से 2 माइनस कर देते हैं तो कितना हो जाता है, 98। 98 में यदि इस 98 में 7 से भाग जा रही है तो इस संख्या में भी 7 से भाग जाएगी। तो 98 में 7 से भाग जाएगी कि नहीं, जा रही है। 7 एकम 7, 7 चौक 28, अर्थात इसमें भी जाएगा। तो 7 से भाग देंगे तो देखिए 7 एकम 7, 3 बच गया 30, 7 चौक 28, 2 बच गया 21, 7 त्रिके 21। अब देखिए आ गया क्या आपका 143। अब ये 100 जो, ठीक है, वो 143 में 7 से भाग देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसमें देखेंगे तो 7 दूना 14, लेकिन 3 बच जा रहा है तो 7 से भाग नहीं जाएगा। 7 के बाद आता है 11। 11 से विभाजित होने का नियम क्या होता है, इकाई 11 से विभाजित होने का नियम होता है सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग। सम स्थानों का योग और विषम स्थानों का योग, यदि दोनों के योग को घटा देते हैं, अगर उसका मान 0 प्राप्त हो, 11 प्राप्त हो या 22 प्राप्त हो, उसके अकॉर्डिंग तब आपका, अगर 11 से पूर्णतः विभाजित जा रही है तो भाग जाएगी। तो देखिए आपका जो है 11 से देंगे, 11 कम 11, 3 बचा, 11 33, 13 खुद आपकी अभाज्य संख्या है। अर्थात 5005 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये इसका क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, ये हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन आपका है अगला क्वेश्चन आप लोगों को बता रहे हैं बस। सात 7429, अगला प्रश्न आपका है 7429 का अभाज्य गुणनखंड। ये हो गया होगा, मिटा देते हैं। सात 7429 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, से विभाजित नहीं हो रहा है। 17 से डिवाइड करने पे, 17 से डिवाइड करें कितनी बार जाएगा, 17 चौको 68, 17 चौको 68। आपका शेष बच रहा है कितना, भाग देने के बाद 17 चौको 68, 68 में यदि हम 6 जोड़ दें कितना आ गया, 74। इसके आगे बच गया 6, 17 तिया 51, 17 चौको 68, यहाँ पे 62 हो जा रहा है तो 17 तिया 51। अब शेष हमारा बचा कितना, 11, 17 सते 119। अब देखिए 17 से इसमें डिवाइड करेंगे नहीं जाएगा, 23 से, 17 के बाद 19 से, देखिए 19 से जा रहा है, 19 दूना 38, 5 बचा 57 हो गया, 19 तिया 57 और 23 एकम 23, अर्थात इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 गुणे 19 गुणे 23। 17, 19 और 23 ये हमारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का हो गया सब।
क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, मार्कर नहीं चल रहा। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। हमको दिखाना है दो संख्याओं का दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और इंटू एलसीएम होता है। यदि हमको प्रश्न में निकालना हो प्रथम संख्या, यदि क्वेश्चन दे दिया हो और उसमें कह दिया हो कि प्रथम संख्या निकालिए, तो प्रथम संख्या निकालने के लिए एचसीएफ और एलसीएम का आपस में मल्टीप्लाई करके दूसरी संख्या से भाग दे देते हैं। बस ऐसे ही यदि दूसरी संख्या निकालनी हो तो द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बटे प्रथम संख्या। यदि आपका एचसीएफ ही निकालना है, एचसीएफ अर्थात मस, एचसीएफ को हिंदी में क्या बोलते हैं, मस, महत्तम समापवर्तक निकालना हो तो प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, पहली संख्या और दूसरी संख्या का आपस में गुणा करके उसके लॉस अर्थात एलसीएम, एलसीएम का हिंदी में होता है लॉस, लघुत्तम समापवर्तक से भाग दे दिया जाता है। एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बटे एचसीएफ। ये आपका फार्मूला है। अब इस फार्मूले को लिख लीजिए, इसके बाद आप अपने प्रश्न पे आइए। आपके प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्न यही कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, ये हमको सिद्ध करना है। तो 26 और 91, पहला प्रश्न आपका दिया है 26 और 91। 26 और 91 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए पहले। तो आप 26 91 गुणनखंड विधि से निकालना है। प्रश्न आपका कहा क्या है कि इन पूर्णांकों के जांच के दो, ठीक है। तो 26 और 91 का देखिए क्या होगा। 26 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो सबसे पहले 2 से 13, फिर 13 एकम 13, क्योंकि 13 आपकी अभाज्य संख्या है, अर्थात इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणते 13। 1 किसी भी संख्या के साथ होता है। 91 का कितना होगा? 1 तो होगा ही। 91 का आप देखेंगे 2 से भाग नहीं जाएगी, 3 से देखेंगे तो 3 से भी नहीं जा रहा है, 7 से देखते हैं तो 7 एकम 7, 2 बचा, 7 त्रिक 21, 13 एकम 13, अर्थात 91 का कितना होगा? 1 गुणते 7 गुणते 13। जो एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ की डिफिनीशन आप लोगों को बताई है, जो दोनों में मिले, अर्थात वह संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे उसे एचसीएफ कहते हैं। अर्थात इसमें केवल 13 जो दोनों में मिल रहा है, 13 और 1 भी मिल रहा है, तो आप 1 इंटू 13 बराबर 13, अर्थात इसका एचसीएफ कितना हो गया? 13। 26 और 91 का एचसीएफ हो गया 13। इसका एलसीएम भी आपको निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। एलसीएम की परिभाषा आप लोगों को बताई है कि दी गई संख्याओं को जो संख्या पूर्णतः विभाजित कर हो जाए दी गई संख्याओं से, अर्थात ये जो संख्याएं हैं इनसे जो संख्या जो है विभाजित हो जाएगी वो हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम में 1 इंटू 13 तो रहेगा ही, इसके बाद जो संख्याएं हमारी बची हैं 2 और 7, इसका भी आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 दुना 26 गुणते 7 बराबर 7 6 42, 4 बचा, 7 दुना 14 4 18, अर्थात 182।
तो आपका प्रश्न है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है, तो इसको सिद्ध करने के लिए 26 गुणते 91 बराबर 182 गुणते 13। 13 इंटू 182 करिए, चाहे 182 इंटू 13, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो उसको लिख दिया जाता है। तो जैसे यदि 26 और 91 का हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, एकदम सिंपल से देखिए आसानी से, पहले 1 का 6 में देते हैं तो ये हो गया, और 9 छक 54 और 9 दूना 18 5 23, अर्थात 6 4 2 6 3 2 2366। इसका मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 2366। 13 का इसमें भाग देंगे, 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 दूना 26, 2 बचा 13 बटे 104, 2 6 4 शेष बचा 10, 13 एकम 13 10 23। देखिए दोनों हमारे इक्वल आए कि नहीं मान, वही आपका कहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। ये आपका HCF हो गया 13 और ये आपका 182 LCM हो गया। अगले प्रश्न पे आ जाइए, 510 और 92 का। अगला क्वेश्चन आपका है 510 और 92 का। $510 और 92 का इसका निकालना है। 510 और 92 का, तो 510 का आप लिखेंगे, देखिए ये 510 और 92 का HCF और LCM हम निकालते हैं। तो 510 का पहले आप लिख लेंगे 510 और 92। 510 और 92 का पहले हम क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए अलग, तो पहले आप 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 पचे 10। अब ये देखिए 2 से विभाजित नहीं होगा, अब 3 से देखिए, 3 सत्ते 21, 3 बटे 24, 1 बचा 3 पचे 15। ठीक है, अब ये 5 से हो जाएगा, 5 से कम 5, 5 सत्ते 35, 17 एक अभाज्य संख्या है, अर्थात 510 का अभाज्य गुणनखंड आपका हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, ये आपका हो गया। उसी तरह 92 का आप निकालेंगे, 92 का आप निकालेंगे तो क्या होगा, 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, फिर 2 दूना 4, 2 तिया 6, 23 एक आप आपकी क्या है अभाज्य संख्या है। तो 23 से आप भाग दे देंगे, 23 एकम 23, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 गुणे 23। ठीक है, अब आप इन दोनों का 510 और 92 का सर्वप्रथम ऐसे, क्योंकि आपको प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर होता है। तो 510 और 92 इन दोनों का HCF क्या होगा, यहाँ पे हम HCF लिख देते हैं, HCF 510 और 92। 510 और 92 का HCF क्या होगा, जो दोनों में मिल जाए। तो हमारा 2 मिल रहा है, ऊपर और नीचे दोनों में मिल जा रहा है 2, इसके अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों संख्याओं में मिले। HCF की डिफिनीशन आपको बताई है कि जो संख्या दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे, अर्थात इसका HCF कितना हो गया 2। अब आप इसका LCM भी निकाल लीजिए, LCM भी निकालेंगे, दोनों का LCM क्या होगा, 2 तो मिल ही रहा है, 2 लिख लेंगे। इसके बाद जो बची जितनी संख्याएं बची हैं उनको भी लिख लेंगे। तो 3 5 17 1 2 ये हो गया, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 7 नहीं है ये क्या है 17 है, 17 इंटू 23, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 गुणे 23। अब इनका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12 पचे 60, और 60 ये हो गया 17, तो 17 छक्का 102, अर्थात कितना हो गया 1020 इंटू 23। 1020 का 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 23 उन्नीस 0, 23 दूना 46, 23 एकम 23, 23,460। दोनों का मल्टीप्लाई करने पे कितना आ गया 23,460। अब आपका प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल
HCF और LCM के बराबर होता है। तो आप यहाँ पे प्रूफ कर लीजिए। यदि हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं तो आपका कितना है 510 गुणते 92 बराबर आपका 2 गुणते 23,460। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करिए। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई आपस में बराबर आता है या नहीं। तो 510 गुणते 92 कर दिया जाता है। तो 2 सुनाए 0, 2 एकम 2, 2 पचे 10, 9 0 0, 9 एकम 9, 9 पचे 45। जोड़ेंगे 0 2 9 5 1 6 और 4, 46,920। ये कितना आ गया 46,920 बराबर, इसका आपस में मल्टीप्लाई करिए। 2 का 0 में 0, 2 छक्के 12, 2 चौको 8 1 9, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। दोनों मान हमारे क्या हो गए बराबर हो गए। अतः दो संख्याओं का गुणनफल HCF इंटू LCM दोनों आपस में बराबर होते हैं। अगला प्रश्न देखिए इसका। अगला प्रश्न आपका है 336 और 54। 336 और 54। अगला प्रश्न आपका है 336 और 54। ये संख्या हमारी दी हुई है, इसका भी देख लीजिए। 336 54, यहीं पे HCF लिख लेंगे और यहीं पे इसका LCM लिख लेंगे। चलिए 336 का हम निकाल रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा जगह देके। ये 336 का इसके सामने निकालिए। 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो गया, 2 छक्के 12, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 2 से हम भाग देंगे तो 2 चौको 8, 2 दूना 4। अभी भी देखिए लास्ट में 2 है, 2 से विभाजित होने का नियम बताया जिसके अंत में 0 2 4 6 8 हो। यहाँ पे 6 था, 8 था, 4, यहाँ पे अभी 2 है तो भाग देंगे। 2 दूना 4, 2 एक का 2। अब देखिए 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित कर लेते हैं। 3 सत्ते 21, 7 खुद हमारी एक अभाज्य संख्या है। तो ये 336 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, 1 3 और 1 7 हो गया आपका। अब इसके बाद आप निकालेंगे किसका 54 का। 54 का भी लिख लीजिए। 2 से देंगे, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3। ठीक है, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, अर्थात इसका HCF क्या होगा जो दोनों संख्याओं में मिले। तो 54 और 336 दोनों संख्याओं में मिल क्या रहा है, देखिए 1 2 यहाँ पे मिला और 1 2 2 मिला है, 1 3 ऊपर मिल रहा है और 1 3 नीचे। इसके बाद ऊपर 2 की अधिकतम है संख्या। ठीक, HCF वही होता है जिसकी क्या होती है अधिकतम संख्या। या तो हम इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 1 2 3 4, अर्थात 2 के पावर 4 गुणे 3 गुणे 7, और इसको लिख सकते हैं 2 गुणते 3 के पावर 3। HCF में क्या होता है जो छोटी घात होती है जो दोनों में मिल जाए। ठीक है, तो ये 2 हमारा जो है मिल रहा है तो 2 हम लिख लिए, 3 मिल रहा है तो 3 लिख लेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा 2 गुणते 3। ये हमारा हो गया क्या, ये HCF हो गया। HCF हमारा क्या हो गया 2 तिया 6, 2 तिया 6 हमारा HCF हो गया। LCM के लिए 2 गुणे 3 तो रहेगा ही। अब इसमें देखते हैं कि जो बड़ी घात रहती है उसको लिख लेते हैं, तो इसको हम 2 के पावर 4 लिख सकते हैं और ये 3 के पावर 3, क्योंकि 3 के पावर 3 इसमें बड़ा है और 2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 गुणते 3 के पावर 3 और गुणते क्या बचा अभी हमारा 7 बचा है 7। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई कर लिया जाएगा। तो 2 दूना 4 तिहाई 4 चौक 2 दूना 4 दूना 8 दूना
16 गुणते 3 त्रिक 9 त्रिक 27 गुणते 7। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई हो जाए। 16 सते या तो 16 सते इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए या इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो चलिए देखिए, सिंपल एकदम सिंपल से देखिए, 16 गुणते 27 कर दे रहे हैं। 7 छक 42 को 2 हाथ में लगा 4, 7 एकम 7 4 11, 2 छक्के 12 और 2 एकम 2 1 3, ये 2 हो गया, ये 2 1 3 3 1 4, 432। इस 432 में अब 7 का मल्टीप्लाई, 7 दुना 14, 7 त्रिक 21 1 22 2 बचा, 7 चौक 28 2 30, कितना आ गया 3024। एलसीएम हमारा कितना आ गया 3024। अब हमको उत्तर की जांच करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करने पे दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो आपका हो गया क्या एचसीएफ इंटू एलसीएम, अर्थात दो संख्या हमारी है क्या 336 और 54 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ हमारा कितना है 6 और एलसीएम कितना है 3024। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6 चौको 24, 2 बचा, 6 दूना 12 13 14 6 त्रिक 18, 18144। ये कितना आ गया आपका 18144। अब क्या इसका भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि 18144 आ रहा है तो 336 गुणते 54, 4 6 24, 4 3 12 13 14 2 हासिल, 4 3 12 1 13, 5 6 30 3 हासिल, 5 3 15 3 18, 5 3 15 1 16, 4 4 8 3 11, 6 1 7 1 8 और 1। देखिए इसका भी कितना आया 18144। अतः लस और मस का मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वो क्या होंगे आपस में, उनका गुणनफल आपस में क्या होगा बराबर होगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरे का तीसरा था। ठीक है, इसको लिख लीजिए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या कह रहा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है क्या, अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 1 12 15 21, 12 15 21 का एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। 12 15 21, 12 का क्या हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 15 का 1 गुणे 3 गुणते 5 और 1 गुणे 3 गुणे 7, अर्थात एचसीएफ इनका क्या हो जाएगा आपका, देखिए जो तीनों में कॉमन मिलता है अर्थात तीनों में उभयनिष्ठ हो वो हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ हमारा क्या हो गया 3, और इसका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणते 7, अर्थात 2 दूना 4 3 12 25 60 7 420। ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है, इसका दूसरा प्रश्न है 12 15 21 के बाद दूसरा आपका है 17 23 और 29, 17 23 व 29 का एचसीएफ और एलसीएम निकालिए। तो देखिए 17 23 और 29 आपकी क्या है, तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या का डेफिनेशन जानते हैं, जिसका एक जो संख्या एक व स्वयं से कटे। तो 17 का गुणनखंड 1 गुणे 13, 23 का 1 गुणते 23 और 29 का 1 गुणते 29, अर्थात इसका
HCF क्या हो जाएगा, केवल एक, उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल क्या है, एक है, केवल एक सब में मिल रहा है। एलसीएम क्या हो जाएगा, इन तीनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 गुणते 23 गुणते 29, ये आपका एलसीएम हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17 तिया 51, 17 दूना 34 5 39 गुणते 29। अब 391 का 29 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए यहाँ पे हम कर दे रहे हैं 391 का 29 के साथ मल्टीप्लाई, तो 9 एकम 9, 9 9 81 को एक हाथ में लगा 8 का, 9 त्रिक 27 8 35, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 3 6 1 7, जोड़ेंगे 9 3 8 5 13, 7 3 10 1 11, 11,339, ये इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, 8 9 और 25, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा, ये पहला हो गया इधर, ये दूसरा हो गया, तीसरा यहाँ पे लिख दे रहे हैं। 8 9 व 25 का निकालना है, एलसीएम व एचसीएफ दोनों निकालना है। 8 का कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 9 का कितना हो जाएगा, देखिए एक सब में लिख लेते हैं, 1 गुणते 3 गुणते 3, 25 का 1 गुणे 5 गुणते 5। अब इसका एचसीएफ निकालेंगे, तो देखिए न 2 इसमें मिल रहा है, न इसमें मिल रहा है, न 3 ऊपर नीचे, जो संख्या तीनों मिल रही है वो क्या है, केवल एक है, अर्थात 8 9 और 25 का एचसीएफ कितना होगा, 1। एलसीएम क्या होगा, ये संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 गुणे 9 गुणे 25, जब इनका मल्टीप्लाई आपस में किया जाएगा तो 25 का गुणा 8 के साथ कर लो, तो 25 बटे 200, और 200 का गुणा 9 के साथ, तो ये हो गया 200 और गुणते 9, तो सीधे 2 का गुणा 9 में करो 18 और 2 0 लगा लीजिए, तो कितना हो गया इसका एलसीएम, 1800। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, 306 और 657। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आपका कि 306 और 657 का HCF 9 दिया हुआ है, HCF 9 दिया हुआ है और हमको इसका LCM निकालना है। ठीक है, देखिए 306 और 657, 306 व 657 का HCF दिया हुआ है, का HCF बराबर 9, ये आपके प्रश्न में दिया हुआ है और हमको LCM निकालना है। हमको क्या निकालना है, LCM। तो LCM बराबर क्या होता है, LCM हमको निकालना है, तो LCM बराबर हम फार्मूला लिखवाए थे स्टार्टिंग में, पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या, अर्थात फर्स्ट नंबर पहली संख्या, इसे हिंदी में लिखिए आप, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बटा के HCF अर्थात मस, लस बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा के HCF। पहली संख्या हमारी क्या है, 306, गुणते दूसरी संख्या 657 बटा के लस, आपका HCF कितना दिया था, 9, 9 से भाग दे दीजिए, कितनी बार जाएगा, 306 को ऐसे ही रहने दीजिए, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63, 9 त्रिक 27, 306 गुणते 73, 306 में 73 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 306 गुणे 73, 9 सत्ते 63, 2 बचा था 27, तो 9 त्रिक 27। अब ये 3 छक्के 18, 3 त्रिके 9, 7 छक 42, 7 छक 42 और 7 त्रिके 21, 8 3 9 4 13, 9 4 13, 1 1 2, ठीक, 22,338, ये कितना आ गया,
22,338, अर्थात दो संख्याएं जो हमारी 306 और 657। एलसीएम 306 व 657 बराबर 22,338। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि यदि कोई संख्या 6 के पावर n हो तो क्या उसका इकाई अंक 0 पर समाप्त होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है, जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 4 के बाद 5, सॉरी 5वां, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, बात एक ही होती है, प्राकृत है या प्राकृतिक, n के लिए 6 के पावर n, 6 के घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आप उत्तर की जांच कर लीजिए कि 6 के पावर n 0 पे समाप्त होगी कि नहीं। तो हम और आप सभी लोग जानते हैं n क्या है, हमारी प्राकृत संख्या। n हमारा उसमें दिया आपके प्रश्न में क्या है, प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या होती क्या है, वह संख्या जो 1 से प्रारंभ हो और अनंत तक जाए। अर्थात जितनी भी संख्याएं होती हैं सबकी सब क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट। ठीक है, तो हमारा दिया है कि 6 के घाते n, 6 के घाते n जो है 0 पे समाप्त होगा कि नहीं। तो उत्तर की जांच कर लीजिए। यदि हम n बराबर 1 रख लें तो 6 एक बार लिखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 6। यदि हम 6 के घात 2 लिखते हैं तो 6 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार। तो 6 गुणे 6 अर्थात कितना आ गया, 36। 6 के घात यदि हम 3 लिखेंगे तो 6 को कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। तो 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 216। इसी तरह 6 के घात 4 लिख लेते हैं तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर कितना जाएगा, 1296। अर्थात इस 6 को हम लेके जाते समय n तक लेके जाएंगे तो ये 6 गुणे 6 गुणे 6 कितनी बार, n बार। 6 कितनी बार होगा, n बार हो जाएगा। जितना लिख रहे हैं उतनी बार जा रहा है। तो 6 के घात n लिखेंगे तो 6 कहां तक जाएगा, n बार। और अंत में इकाई के स्थान पे हमारा 6 ही बचेगा। अर्थात आप देख सकते हैं, देखिए 6 के बाद जहां के पावर 1 ले गए तो क्या इकाई के स्थान पे 6, 2 बार रखें तो भी 6, 3 बार रखें तो भी 6, 4 बार रखें तो भी 6। अतः अंत तक जाएंगे तो भी कितना ही आएगा, 6। अतः आप लिख सकते हैं, अतः 6 के पावर n, 6 के पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। यही आपका आंसर है। अतः संख्या 6 के पावर n अंक 0 पर कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए आप। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13
और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्याएं हैं। ये हमको व्याख्या करना है कि ये जो संख्याएं दी गई हैं ये हमारी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं। तो सर्वप्रथम भाज्य संख्या होती क्या है ये जान लीजिए। भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या वह संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए। वह संख्या जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित हो जाए वह भाज्य संख्या कहलाती है। इसके दो या दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। इसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। ठीक है, भाज्य संख्या क्या होते हैं, दो से अत्यधिक गुणनखंड होते हैं, वो हमारी भाज्य संख्या होती है। अब आ जाइए अपने प्रश्न पे। 7 गुणते 11 गुणे 13 धन 13। प्रश्न हमारा क्या है, 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13। ठीक है का और एक प्रश्न हमारा है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और धन 5। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करके देख के बता दीजिए कि ये आपका क्या है। यदि हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 से 77 गुणते 13 धन 13। इन दोनों में 13 कॉमन दिखाई दे रहा है, 13 को हम बाहर निकाल लेते हैं तो बचा क्या 77 प्लस के 1। 13 निकल गया इसमें से तो 77 प्लस 1, 77 और 1 मिलकर कितना हो गया 78। तो 13 तो हमारा अभाज्य संख्या ही है। 78 को भी हम निकाल देते हैं किसमें, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। यदि हम 78 का यहाँ पे निकाल दे रहे हैं तो 2 3 6 2 9 18 3 1 3 3 3 के 9 फिर 13 1 13 अर्थात इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणते 3 गुणते 13 और एक तो ये 13। अब देखिए जिसका गुणनखंड 2 से अत्यधिक बार हो गया वो क्या होती है, भाज्य संख्या। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि यह संख्या 2 से भी विभाजित होगी, 3 से भी विभाजित होगी, 13 से भी विभाजित होगी। इसके बाद 13 गुना 26 से भी, 39 से भी, 6 से भी, 78 से भी विभाजित होगी। ठीक है, अतः ये हमारा क्या है, भाज्य संख्या है। उसी तरह इसका भी देख लीजिए 7 2 3 6 चौको 24 24 बचे 120 120 छक्का 720 7 गुणते 720 प्लस 5 तो 7 0 0 7 गुना 14 7 सत्ते 49 50 प्लस 5 बराबर 5045। 5045 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो 5 एकम 5 0 0 5 नमा 45 कितना आ गया 1009। अब देखिए अगर हम 1009 9 का दूना 18 18 इसमें से माइनस किया जाएगा तो आपका बचेगा कितना 7 से विभाजित होगा। ये 7 एकम 7 7 चौक 28 7 से विभाजित नहीं होगा। अब यहीं पे देख लीजिए संख्या आपकी क्या है, अगर हम 5 गुणते 1009 लिख देते हैं तो दी गई संख्या हमारी 5 से विभाजित हो रही है, 1009 से विभाजित होगी और 1 से विभाजित होगी।
तो हम लिखे ही है कि दो से अधिक गुणनखंड हो तो एक ये गुणनखंड हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, दो से अत्यधिक है, अतः ये हमारा क्या है, भाज्य संख्या। अतः दी गई संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए दी गई संख्याएं भाज्य संख्या है। अतः दी गई संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, उसके चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। सोनिया द्वारा लगाया गया चक्कर, सोनिया द्वारा लगाया गया चक्कर अर्थात इस वृत्ताकार मैदान का, जो वृत्ताकार मैदान दिया हुआ है, तो सोनिया द्वारा लगाया गया वृत्त का चक्कर, वृत्त का चक्कर लगाने में उसको समय कितना लग रहा है, 18 मिनट। ठीक है, सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। रवि द्वारा लगाया गया वृत्त का चक्कर में कितना समय ले रहा है, 12 मिनट। यदि सोनिया और रवि एक साथ, प्रश्न में आपके दिया है, वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही ओर जाते हैं, ठीक है, तो उनको कितने टाइम बाद वे दोनों पुनः एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, 18 व 12 का एलसीएम निकाल देंगे। ठीक है, 18 और 12 का एलसीएम निकाल देंगे तो जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, समय। उतने समय के बाद, मतलब उतने मिनट के बाद वे दोनों एक साथ मिलेंगे। यदि 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे तो 18 का 2 9 18, 2 छक्के 12, 9 2 3 6, फिर 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अर्थात एलसीएम कितना हो गया, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 3, अर्थात 2 दूना 4 3 12 3 36। वे दोनों 36 मिनट पश्चात आपका आंसर क्या हो जाएगा, 36 मिनट बाद दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, ये था आपका चैप्टर नंबर 1 का दूसरा पार्ट। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे समाप्त हो जाता है। जय हिंद।